केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, फूड प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है, लेकिन इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक वेयर हाउस, छटाई और पैकिंग जैसी जरूरी ढांचागत सुविधाएं बनी। इसके लिए मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी है। बुधवार को कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। लगभग 20% फसल अधोसंरचना की अनुपलब्धता के कारण बर्बाद हो जाती है। यह 1 लाख करोड़ का पैकेज इस बर्बादी से किसान को बचाएगा, किसान को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल पाए यह सुनिश्चित करेगा। नीचे तक प्रोसेसिंग इकाइयां पहुंचेंगी, जिससे कि कृषि उत्पाद के उचित मूल्य की गारंटी भी सुनिश्चित हो सकेगी और दूसरी तरफ गांव में रोजगार के भी बड़ी मात्रा में अवसर सृजित करने में यह सहायक होगी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 10 साल के लिए बनाया जाएगा। इसके जरिए 4 साल तक सहकारी समितियों, किसान समूहों, किसान उत्पाद संगठनों, कृषि उद्यमियों और स्टार्टअप्स को कर्ज दिया जाएगा। इस साल 10,000 करोड़ रुपए और अगले 3 सालों तक 30-30 हजार करोड़ रुपए कर्ज महज 3% ब्याज पर दिए जाएंगे। स्टार्टअप, कृषि उद्यमी या राज्य सरकारों के और अन्य एजेंसियां द्वारा प्रायोजित पीपीपी प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। इनमें 2 करोड़ रुपए की ऋण की उपलब्धता होगी, लेकिन 2 करोड़ से अधिक भी बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस योजना पर विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक अगर सरकार सस्ता कर्ज दे रही है तो फिर इसे फंड क्यों कह रही है? अगर इससे कोल्ड स्टोरेज और ऐसी दूसरी सुविधाएं बढ़ाने का मकसद है तो महज 2 करोड़ के सस्ते कर्ज से क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये एक बड़ी खबर। इस पर और ज्यादा समझते हैं कि इस फंड से किस तरह से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो भंडार गृह, स्टोरेज हाउसेज हैं, उन सब में किस तरह से जो फूड प्रोसेसिंग है, किस तरह से किसानों को मदद मिल पाएगी। इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन साहब, हमारे साथ हैं टी हक जो कि सीएससीपी के पूर्व चेयरमैन रहे हैं और आर्थिक कृषि मामलों के आर्थिक जानकार हैं, और हमारे साथ हैं हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरवीर जी, इसको लेकर किस तरह के सवाल हैं उनको सामने रखें, क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं इस योजना पर। आपकी प्रतिक्रिया और आपके सवाल। असल में देखिए अनिका, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, वो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्व्ड है। वहां एक तरीके की भूख है कि वहां पैसे का निवेश हो, और हमारे पास कोई बहुत बड़े प्रोग्राम अभी हाल फिलहाल में सक्सेसफुली नहीं चल रहे हैं जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर अभी भी आप देखें कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट दोनों मिनिस्ट्री का अगर आप बजट देखेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट के लायक कुछ है ही नहीं। अगर ज्यादा बजट का हिस्सा है या तो वो मनरेगा पे जा रहा है या फिर प्रधानमंत्री जो किसानों के लिए जो एक उनको डायरेक्ट ट्रांसफर है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बजट का जा रहा है। तो हमारे पास वैसा कुछ नहीं है। अब ये सरकार ने कोविड के बीच में ये अनाउंस किया कि हम एग्रीकल्चर में बहुत बड़े कदम उठाने जा रहे हैं, जिसमें 3 कानून, 2 नए कानून, एक पुराने कानून में बदल था, और ये 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की बात है, जिसको कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। एक्चुअली ये एक सरकार का अलग तरीके का एक सिस्टम बन गया है कि फंड, ये कोई अवेलेबल मनी उस तरह से नहीं है, ये कोई डेडिकेटेड फंड नहीं है जिसमें ये पैसा रखा हुआ है। आपने एक तरीके से कहा कि इतना पैसा कर्ज के रूप में दिया जाएगा, सरकार उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, जो कि 3% का एक कंपोनेंट है, आप उससे आइडिया लगा सकते हैं, और उसकी भी लिमिट है कि 2 करोड़ रुपए तक के उसमें मिलेगा। प्लस जो असली चीज है कि एग्रीकल्चर में आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए। सबको पता है कि एग्रीकल्चर में पिछले कई वर्षों में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स
खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं आए। सड़कें आई हैं, एयरपोर्ट्स आए हैं और तमाम सारी चीजें हुई हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में ना तो इरिगेशन में बहुत बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट हुआ है, ना बाकी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में हुआ है। कुछ स्कीम्स हैं जिनके तहत पैसा दिया जाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और उसमें अब सरकार का कोई एक फोकस्ड अप्रोच तो है नहीं। उन्होंने एक स्कीम अनाउंस कर दी और उसमें प्राइवेट सेक्टर या इंडिविजुअल या फार्मर्स या उनके ग्रुप्स जो है वो आए और वो इन्वेस्टमेंट करें। क्या करेंगे, क्या उसका कोई खाका है, क्या हमें चाहिए, उसकी कोई टाइमलाइन है और क्या क्या आपको करना है। उसमें एक पेंडोरा बॉक्स है, उसमें सब कुछ आप कर दीजिएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है और हमें रिजल्ट हमें उससे क्या चाहिए, ये चैलेंज है पूरा का पूरा। जी, हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं, आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। ये जो तमाम मुद्दे, जो वैलिड पॉइंट्स हरवीर जी ने सामने रखे हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स जैसे खोल दिया है, लेकिन खास तौर से जो एक शार्प और फोकस्ड अप्रोच है उसकी कहीं ना कहीं कमी, आपका कहना? मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। नाबार्ड की तरफ से इसमें डिटेल गाइडलाइंस जल्दी इशू की जाएंगी। फंड, जहां तक मैं समझता हूं कि ये फंड नाबार्ड में क्रिएट होगा और बैंक्स जब लोन देंगे तो बैंक्स के माध्यम से लोन लेने वालों को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। तो डिटेल गाइडलाइंस इसमें आएंगी, उसका हमें इंतजार करना चाहिए। और नाबार्ड में मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑलरेडी कई फंड क्रिएटेड है। लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड उनके यहाँ क्रिएटेड है, माइक्रो इरिगेशन फंड उनके यहाँ है, फूड प्रोसेसिंग का फंड उनके यहाँ है। तो मुझे लगता है कि इन सब फंड्स में जो धनराशि उपलब्ध है उसको भी किसी न किसी तरीके से शामिल करके ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इतना बड़ा फंड क्रिएट हम करेंगे। ये बताइए कि इसमें आपको नहीं लगता कि एक सेंट्रल एजेंसी सीधे क्रिएट होनी चाहिए थी जिसके जिम्मे हम ये पूरी व्यवस्था देते, क्योंकि एक बार फिर से निजी हाथों में बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां, एक जो छोटा और सीमांत किसान है उसकी तो ये पहुंच है नहीं। कहा जा रहा है कि वो एफपीओस के जरिए या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए इस तरह की व्यवस्था का हिस्सा बन सकता है, मगर अल्टीमेटली आपको क्या लगता है कि इसका फायदा किसको पहुंचेगा और क्या हम निजी क्षेत्र पर डिपेंड कर सकते हैं कितनी बुनियादी सुविधा के लिए? देखिए, निजी क्षेत्र पर तो हमको डिपेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर सिवाय महाराष्ट्र और गुजरात के और स्टेट्स में कामयाब नहीं हुआ। इसी तरीके से कलेक्टिव फार्मिंग के कोई एफर्ट्स कहीं कामयाब नहीं हुए। जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देश में सक्सेसफुल है, मिसाल के तौर पे कोल्ड स्टोरेजेस लीजिए। आज यूपी में कोल्ड स्टोरेजेस का जाल बिछा हुआ है। सारे किसान अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर नहीं किया ना उसको। तो ऐसी कोई इसमें बुराई नहीं है अगर प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। एक चीज और हमें समझनी चाहिए कि हम जबरदस्ती किसी को एंटरप्रेन्योर नहीं बना सकते हैं। उसके लिए कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो होंगी तभी आप बिजनेस में सक्सेसफुल होंगे। हरवीर जी, आपका इस पर क्या कहना है? जैसे कि आपने सुना कि अगर ट्रांसपेरेंसी हुई तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन किस तरह की ट्रांसपेरेंसी की हम उम्मीद कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ, क्योंकि वहां प्राइम फोकस होता है प्रॉफिट? देखिए अनिका, मैं दो बातें यहाँ कहूंगा। सिराज हुसैन साहब सेक्रेटरी रहे एग्रीकल्चर और इतना लंबा उनका अनुभव है, प्रशासनिक अनुभव है, और इन सब के सामने ये हुआ कि पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग थी, अगर उसमें कोई कमी रह जाती थी तो बैंक्स आरआईडीएफ में पैसा डालते थे, उसको नाबार्ड हैंडल करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यह मनमोहन सिंह जी के टाइम पे किया गया था। लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा सुन के कि कई सारे राज्यों में आरआईडीएफ का पैसा सड़कें बनाने में काम आता है शहरी इलाकों में। और आप देख पाएंगे, इवन एक मेरे पास एक सूचना थी कि इवन जैसे थोड़ा कश्मीर वाला एक पॉइंट था कि श्रीनगर में सड़कें बन रही हैं आरआईडीएफ से। तो बेसिकली ये है कि नाबार्ड के पास फंड्स हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे और क्या हो रहा है। अगर नाबार्ड के पास इतना सारा पहले से फंड है, आरआईडीएफ का तो बहुत बड़ा पैसा होता है, स्टेट गवर्नमेंट वहां से कर्ज लेती है सस्ता, उस तरीके से बैंक्स वहां उसमें डाल देते हैं पैसे को। तो सवाल है कि हमें, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो देश भर में सड़कों का एक बहुत बड़ा विशाल प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया था, ईस्ट वेस्ट साउथ ईस्ट ये कॉरिडोर जो है, और गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। तो उसके लिए एनएचएआई बनाया गया, एक डेडिकेटेड एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी बनाई गई
उसमें सेस लगा करके उसमें पैसा इकट्ठा किया गया, सेंट्रल के कानून से बना, पार्लियामेंट के कानून से, और नॉन लैप्सेबल फंड था। आगे वो प्राइवेट से बनवाएं, किससे बनवाएं या खुद बनाएं, वो देश में वो काम हुआ। पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट ए स्मॉल थिंग। हम ये नहीं कह सकते कोई दुकानदार आके अपने घर के सामने सड़क क्यों नहीं बना ली उसने, या कल को कोई एफपीओ जो छोटे मोटे होते हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख से 1 करोड़ होता है, वो ये काम कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए मैसिव ऑपरेशन। आपको आप कॉर्पोरेट से कराइए, किससे कराइए, लेकिन आपको अगर एक मंडी भी आप बनाने लगेंगे, वहां पे पूरा एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट लेके उसको स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, उसको ऑपरेट करने के लिए भले ही सरकारी डिपार्टमेंट काम करेगा, बट यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके लिए आपको सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता है। तो आपको या तो स्टेट के जिम्मे दें या सेंटर के दें, आप कंस्ट्रक्शन प्राइवेट से कराएं, किसी से भी कराएं, लेकिन सोके के अभी एक ट्रेंड है कि हमें एग्रीकल्चर को ओपन करना प्राइवेट सेक्टर के लिए, गुड, खोलिए, लेकिन कुछ उसका एक स्पेसिफिक वो तो रखिएगा ना, फ्रेम रखिए। और आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद नाबार्ड। आप ये प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए भी हमेशा एक छोटा सा पॉइंट मैं रखूंगा यहाँ पे अनिका, कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए नाबार्ड में फंड है, उसी को जिम्मा दिया गया, मार्केट से बोरो कीजिए, लगाई। व्हाट इज द प्रोग्रेस देयर, कितना हमने ऐड किया है? हर चीज के लिए हर चीज का इलाज नाबार्ड नहीं हो सकता। सिराज जी, आप हर समय हर बार ये बात सामने रखते रहे हैं पुरजोर तरीके से कि अगर निजी हाथों में भी दिया जाए तो एक मॉनिटरिंग जरूरी है। यहां पर आपको क्या लगता है, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप गारंटी स्कीम जिसकी तहत एक ढांचागत विकास हुआ शीतगृहों का, कोल्ड स्टोरेजेस का, उसमें भी जितने प्राइवेट प्लेयर्स थे वो धीरे धीरे उन्होंने अपनी रुचि दिखानी कम कर दी। क्या स्थिति है? क्या आप टारगेट के नजदीक आ गए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें थोड़ी सुस्त रफ्तार हो गई? और अब जिस तरह का प्रोडक्शन हम देख रहे हैं 100 मिलियन टन का, उस हिसाब से किस तरह की कैपेसिटी बननी चाहिए थी? हम कहां हैं वहां पर? देखिए, ये जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम है, ये 2008 में लॉन्च की गई थी। उस वक्त ये समझा गया था कि देश में फूड ग्रेन्स का सरकारी स्टॉक, जिसे हम सेंट्रल पूल स्टॉक कहते हैं, वो तकरीबन 600 लाख टन के आसपास होगा। उसके हिसाब से प्लानिंग की गई थी कि हर जिले में 4 महीने का पीडीएस स्टॉक रहना चाहिए, और करीब करीब 150 लाख टन कैपेसिटी सैंक्शन की गई थी। ये तो सरकार की सबसे कामयाब स्कीमों में है, जिसमें आप देखें कि 150 लाख टन के अगेंस्ट करीब करीब 143 लाख टन कैपेसिटी तो पूरी कर ली गई है ऑलरेडी। आज अगर देश में फूड ग्रेन के स्टोरेज के लिए पर्याप्त जगह है, खासतौर से चावल के लिए, तो उसका सारा क्रेडिट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम को जाएगा। अब अगर हम आगे देखें, ये हमने प्लान करी थी 600 लाख टन के लिए। अगर हमारे पास 1000 लाख टन रहना है, यानी कि 100 मिलियन टन रहना है, जैसा कि इस साल है, तो फिर हमें और सैंक्शन करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैं लिखता रहा हूं, अभी एक लिख रहा हूं, 1-2 दिन में आएगा लेख। तो आपके क्या सुझाव हैं कि किस तरफ चला जाए, किस राह पर, और क्या चीजों का ख्याल रखा जाए कि गलतियां जो पिछले सालों होती आ रही हैं वो एक बार फिर से रिपीट ना हो, और कोरोना के इस वक्त में एक सही नॉक क्या हम लेते हुए उस पर ठीक तरह से काम करें? देखिए, यहाँ डॉक्टर हाथ हैं, हमारे उस्ताद हैं, सीएसीपी के चेयरमैन रहे हैं। अगर हम 10 साल के पर्सपेक्टिव में देखें तो खाली गेहूं और चावल के प्रोक्योरमेंट का जो व्यवस्था है, ये हमें बदलनी होगी। आप देखिए, मध्य प्रदेश में इस साल पंजाब से ज्यादा गेहूं का प्रोक्योरमेंट हो गया। अगर यही हालात रहे तो सारी फसलें लोग उगाना बंद कर देंगे, सिर्फ गेहूं और चावल उगाएंगे। तो 10 साल, मैं बार बार ये लिखता हूं कि सरकार को अगले 10 साल का एक खाका देश के सामने पेश करना चाहिए कि हम कैसे अपने देश में फूड सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे, पंजाब हरियाणा की इकोलॉजी को बचाएंगे, वहां पर धान का प्रोडक्शन कम करेंगे, और जो किसानों को नुकसान होगा उसकी कैसे भरपाई होगी। तो ये जो हम देख रहे हैं कि 100 मिलियन टन पे पहुंच जाएंगे, ये कोई सस्टेनेबल चीज नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये आगे 10 साल के पर्सपेक्टिव में कोई बहुत अच्छी पॉलिसी होगी। जी हरवीर जी, संक्षिप्त में आखिरी कमेंट की, जिस तरह की जो बात इन्होंने सामने रखी, उसमें आप किस तरह से आगे कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है? नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है सिराज हुसैन साहब ने कि हम सिर्फ फूड ग्रेन की जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है उस पर तो सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ, ये जो आपको अलग तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी चाहिए, वो सिर्फ प्रॉपर नॉर्मल गोडाउन और आपका ये जो कोल्ड स्टोरेज है उससे नहीं चलेगा। आपको
स्पेशल तरीके की कैटेगरी के लिए कंट्रोल टेम्परेचर गोडाउन चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल्ड चेन चाहिए, बिकॉज हमें एग्रीकल्चर की जो दूसरी क्रॉप्स हैं उनमें जाना है, या फिर क्रॉप के अलावा जो बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, वो डेयरी हो, फिशरीज हो, आपका बी कीपिंग हो, या मीट प्रोडक्ट्स हो, हमें उसमें जाना है। तो हमें सिर्फ ये गेहूं और चावल के भंडारण की तरफ नहीं देखना, हमें बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा वहां से आ रहा है, उस तरफ देखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इसमें हिस्सा लेने के लिए, और हक साहब किन्हीं कारणों से हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जो नीति है उस पर ठीक तरह से आगे बढ़ना होगा, और फूड सिक्योरिटी तभी जाकर देश हासिल कर पाएगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसमें तमाम चीजों को ध्यान से ख्याल रखकर आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।